वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को एक साथ वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। तो आज की हमारी जो क्लास है वो सेकंड क्लास है बॉटनी की, है ना। तो बॉटनी या इसे हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान जो है इसमें पहली क्लास में हमने सारी बेसिक चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया था और आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको तभी समझ में आएंगी जब आप सारी क्लासों को विधिवत रूप से देखेंगे। ठीक है, तो आगे अगर आपको क्लासें देखनी है तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। मेरा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री और मध्य प्रदेश जीके भी स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वनस्पति विज्ञान में मैंने आपको बता दिया था कि ये शब्द कहाँ से आया, वनस्पति विज्ञान की खोज किसने की, मतलब आविष्कार किसने किया। पुस्तकें बहुत सारी हमने पुस्तकों पर बात की, जैसे जेनरा प्लांटेनम है, स्पीसीज प्लांटेनम है ना, हिस्टोरिया प्लांटेरम है, फिलोसॉफिका बॉटनिका है। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें देखी और ये देखा कि इस सब्जेक्ट का विकास कहाँ से हुआ और किसने किया। तो थियोफ्रास्टस ने बहुत सारे पौधों के बारे में बताया, लगभग 500 पौधों के बारे में बताया और जीवन की उत्पत्ति हो गई। सॉरी, जीवन की उत्पत्ति नहीं, विषय की उत्पत्ति हो गई, इसलिए थियोफ्रास्टस को हमने वनस्पति विज्ञान का पिता कह दिया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि बहुत सारे लोग ये याद कर लेते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जो फादर हैं, जो पिता हैं, वो थियोफ्रास्टस हैं। तो इन्होंने ही पौधों में जीवन को बताया होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अगर आपसे वनस्पति विज्ञान के पिता पूछे तब आपको थियोफ्रास्टस लगाना है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि पौधों में जीवन किसने बताया तब आपको क्या लगाना है, तब आपको लगाना है जेसी बोस। पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस। क्या लगाना है, जगदीश चंद्र बोस या जेसी बोस, या कहीं कहीं जगदीश चंद्र बसु लिखा रहता है। पहले क्या होता था कि लोग पौधों को निर्जीव मानते थे। क्यों मानते थे? कि भाई पौधे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, प्रतिक्रियाएं नहीं कर सकते, है ना, देख नहीं सकते। मतलब हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं उनके शरीर में नहीं होती, कुछ उनका जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। इसी कारण उन्हें हमने पहले निर्जीव माना, कोई ये बता ना सका कि इनमें भी जीवन होता है। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने, जगदीश चंद्र बोस ने एक यंत्र बनाया जिसका नाम था कैस्कोग्राफ, और कैस्कोग्राफ के माध्यम से सारी चीजों को इन्होंने विधिवत तरीके से बता दिया और पुष्टि हो गई कि पौधों में भी जीवन होता है। और पौधों में जीवन तो होता है, लेकिन पौधों में इतनी सारी चीजें होती हैं जो हम में भी नहीं होती। इवन हम भी पूर्ण रूप से पौधों पर डिपेंड हैं। आप देखते होंगे कि भारत में जय जवान और जय किसान कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में सभी जीव जंतु या मानव की अगर हम बात करें, जितने भी जीव जंतु अगर जीवित हैं तो उनका सोर्स एक ही है, पौधे, प्लांट। तो कहने वाली बात यह है कि प्लांट के बिना इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों? तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा ही नहीं है, और बिना ऊर्जा के आप क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आपके अंदर ऊर्जा आती कहां से है? आपके अंदर ऊर्जा कहां से आती है? तो आपके अंदर ऊर्जा आती है पौधों के द्वारा। किसके द्वारा? पौधों के द्वारा। आप कुछ भी खाते हैं उसमें ऊर्जा होती है, और जो आपका खाना बना हुआ है वो अल्टीमेटली किसी न किसी पौधे, फसलों से मिलकर बना है, सब्जियों से मिलकर बना है। आप कुछ भी देखें, आपको लगता जरूर होगा कि यार हम तो पिज्जा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, फुल्की, चाट, दुनिया भर की चीजें खाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो बनती पौधों से ही हैं। अब पौधों में ऊर्जा कहां से आती है? तो पौधों में ऊर्जा आती है सूर्य के द्वारा। किसके द्वारा आती है? सूर्य के द्वारा। आप कहें कैसे आती है? तो जब सूर्य का प्रकाश पौधों पर पड़ता है तो पौधे एक क्रिया करते हैं जिसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को मैं डीपली नहीं बताऊंगा। प्रकाश संश्लेषण को मैं डीपली बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका पूरा लेक्चर मैंने एक आपको दे दिया है ना, स्टार्टिंग में। और एक एक चीज को मैंने आपको समझाया कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, कब होता है, कब पौधे वृद्धि करते हैं।
एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस लेक्चर में पौधे के जितने भी पार्ट हैं वो आपको आज पता चल जाएंगे, और वास्तविक उसका जो कार्य होता है कि पौधे कैसे काम करते हैं, कैसे उनमें पानी जाता है, कैसे वो खाना लेते हैं, कैसे विकास करते हैं, कौन कौन से तत्व उनके लिए जरूरी हैं, पानी कितना जरूरी है, पानी कब जरूरी है, पानी कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, है ना, खाद कब देना चाहिए, किस पौधे को देना चाहिए, पौधे को हम किस तरीके से दूसरे पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस पौधे की कलम लगती है, किस पौधे की कलम नहीं लगती, किसका बीज लगता है, किसके स्पोर लगते हैं, किसके बड लगती है, किसके मुकुलन लगता है, सभी चीजों को हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम के साथ साथ जर्नल नॉलेज का भी ये लेक्चर होने वाला है, बहुत सारी चीजें आप यहां पर सीख जाएंगे। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है, सूर्य पर ऊर्जा है, और सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके पृथ्वी पर पौधे ही लाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अब आप कहेंगे कैसे, तो पौधों को आपने देखा होगा कि पौधों में एक हरा भाग दिखाई देता है। क्या भाग दिखाई देता है? हरा, है ना। अधिकांश तौर पर आपको हरी पत्तियां दिखाई देती हैं, और जो ये हरी पत्तियां हैं, ये हरी पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो ये क्लोरोफिल के कारण होती हैं। इसके कारण होती हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल को हिंदी में हरित लवक कहा जाता है। क्लोरोफिल को हिंदी में हरित लवक कहा जाता है। और हरित लवक में एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है जिसे कहा जाता है मैग्नीशियम। क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम। कई बार पूछा है कि मैग्नीशियम तत्व कहां पाया जाता है पौधों में, तब आप लगाएंगे क्लोरोफिल में। मतलब हरित लवक का ये संगठन करता है। क्या करता है? संगठन। अगर किसी पौधे में मैग्नीशियम की मात्रा कम गई तो निश्चित तौर पर उसके प्लांट में हरित लवक का संगठन भी खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे आपने कुछ प्लांट देखे होंगे जिनके हरे भाग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। कुछ पौधे आपने देखे होंगे जिनमें हरी पत्तियां गायब हो जाती हैं, और कुछ भाग तने का जो रहता है हरा भाग वो भी खत्म हो जाता है, और धीरे धीरे वो पेड़ सूख जाते हैं। सूखे पेड़ों को आप ध्यान से देखना। सूखे पेड़ों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो वो हरे नहीं दिखाई देंगे, और जब हरे दिखाई नहीं देते तो लोग एक ही बात कहते हैं कि यार ये पेड़ सूख चुका है और अब ये खत्म हो जाएगा। जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो ये कह देते हैं कि अब ये पेड़ खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें हरित लवक कम है। क्योंकि पौधे की जो वृद्धि है, पौधे का जो विकास है, वो केवल और केवल एक ही चीज से होता है, हरित लवक से। कैसे होता है, क्या होता है, अब हम यहां पर पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहां एक पौधा बनाता हूं। ये अपना क्या है? जमीन है। ये क्या है? अपनी लैंड है, सॉइल है, मिट्टी है। ये मिट्टी के भी अलग अलग लेयर होती है ना, मिट्टी की अलग अलग लेयर होती है, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इस तरीके से बहुत सारी जो जड़ होती हैं वो जमीन के अंदर क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं, ऐसी जड़ें। ठीक है, ये जड़ें भी कई प्रकार की होती हैं। ये इस तरीके से प्लांट होता है। बहुत सारी ऐसी ब्रांचें निकली होती हैं आपस में, है ना। ब्रांचों को हिंदी में शाखाएं कहा जाता है, टहनियां भी कहते हैं कुछ लोग। ब्रांचें, शाखाएं निकली होती हैं, शाखाओं पर पत्तियां लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? पत्तियां लगी होती हैं। पत्तियों के बाद ऊपर क्या लगा होता है? फूल लगा होता है। क्या लगा होता है? फूल लगा होता है। यही फूल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फल में। यही कन्वर्ट हो जाता है फल में। ठीक है, फल में। तो इस तरीके से प्लांट होता है। ठीक है, तो कितने भाग हो गए? सबसे पहले वाला भाग हो गया जड़, जिसे इंग्लिश में रूट कहते हैं। दूसरा भाग हो गया तना, इसे इंग्लिश में स्टेम कहते हैं, विज्ञान में इसको सूट भी कहा जाता है। शाखाओं पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, पत्तियां इंपॉर्टेंट है। तीसरा भाग हो गया पत्तियां, इसे इंग्लिश में लीफ कहा जाता है। उसके बाद क्या हो गया? फल और फूल। इंग्लिश में तो आप जानते हैं फ्रूट और फ्लावर, कोई ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं है।
तो ये मुख्य तौर पर प्लांट के 3 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती। तो अब हम यहाँ प्लांट के पूरे जितने भाग हैं एक एक को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपको ये पता नहीं होगा कि जड़ कितनी प्रकार की होती है, कौन से पौधों में कितनी जड़ें होती हैं, तने के प्रकार क्या है, तना कहाँ से होता है कहाँ से नहीं होता है ना, बीज में कितने भाग होते हैं, बीज में जड़ कहाँ से निकलती है, तना कहाँ से निकलता है, पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, पत्तियों का काम क्या है, तने का काम क्या है, जड़ का काम क्या है ना, फल का काम क्या है, फूल का काम क्या है, और एक प्लांट से हम दूसरा प्लांट कैसे बना सकते हैं, इस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हेडिंग डालना है पौधों के भाग। हेडिंग क्या डालना है, पौधों के भाग। देखो इस लेक्चर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो पिछला लेक्चर है जिसमें मैंने आपको बिना बीज वाले पौधे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, डाइकाट, मोनोकाट, है ना, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, जितने भी हमने पौधे डिस्कस किए हैं उनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इससे भी आते हैं। लेकिन ये समझ विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो वो जो लेक्चर है उसमें आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसमें जो आपको सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, जड़ भी आप जानते हैं, तना भी जानते हैं, तो एक जिज्ञासा बढ़ती है कि यार इनमें हम समझें कि आखिर जड़ कितने प्रकार की होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं, खेती किसानी से जुड़े होते हैं, तो पौधे भी आप आसपास देखते हैं। तो आज इस लेक्चर को देखने के बाद जब आप गार्डन में जाएंगे या कहीं भी आसपास टहलेंगे, तो आप प्रत्येक पौधे को देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये पौधा कैसा है, इसमें कौन सी पत्तियां हैं, कौन सा तना है, कौन सी जड़ है, और इसे किस कैटेगरी में रखा गया है, इसका बीज काम का है कि फल काम का है कि फूल काम का है। ठीक है, इसमें कौन कौन से गुण हैं, इसे कैसे लगाया जा सकता है, और अगर लगाने के बाद भी पौधा नहीं होता तो उसमें हम क्या ऐसा मिला दें, क्या ऐसा छिड़काव करें कि ये हो जाए। तो कुल मिलाकर आज के इस लेक्चर में पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं हम पहले जड़ से। हेडिंग डालिए जड़, जिसे रूट कहा जाता है ना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, है ना, एक चीज मैं बताता हूं, यहाँ एग्जाम्पल के तौर, इस तरीके से अगर बीज लगाया जाता है, इस तरीके से बीज अगर लगाया जाता है तो बीज में 2 भाग होते हैं, यहां बना देता हूं मैं। ये जो बीज है, कोई भी प्रकार का बीज लेंगे तो बीज में क्या है, 2 भाग होते हैं। एक जो ऊपर वाला भाग होता है इसको कहा जाता है प्रांकुर, क्या कहा जाता है, प्रांकुर, और एक निचला वाला भाग होता है जिसे कहा जाता है मूलांकुर। ये क्वेश्चन आ चुका है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आया था कि जड़ बीज के किस भाग से निकलती है, जड़ बीज के किस भाग से निकलती है, तो आप क्या लगाएंगे, मूलांकुर। मूलांकुर को इंग्लिश में कहा जाता है रेडिकल, क्या कहा जाता है, रेडिकल। तो इस निचले वाले भाग से इस तरीके से जड़ निकलती है, फिर आगे आगे इस तरीके से बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है। तो मूलांकुर से जड़ निकलती है, और जस्ट इसके अपोजिट ऊपर होता है प्रांकुर, जिसे प्यूमुली कहा जाता है, और यहां से क्या निकलता है, तना निकलता है। यहां से क्या निकलता है, तना निकलता है। ठीक है, तो तने पर हम बाद में बात करेंगे। इसको डायग्राम बना लो अगर बनाना है तो। देखो डायग्राम से क्या है, चीजें पिक्चराइज हो जाती हैं और वो आपको हमेशा याद रहती हैं, है ना। किसी भी पिक्चर या मूवी को आप देख कर आते हैं तो आप कितने ही वीक स्टूडेंट हों, कितने ही कमजोर विद्यार्थी हों, आपको वो पूरी फिल्म बहुत अच्छे से याद रहती है, आप उसे कभी नहीं भूलते। जीवन में आपको कोई भी आपसे पूछेगा तो आप पूरी फिल्म की स्टोरी बता के रख देंगे, है ना। तो इसी तरीके से मैं कहूँगा पिक्चरों के आधार पर मतलब डायग्राम बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मैप लगाइए, मैप खरीदिए, है ना, हाथ से ड्राइंग करके लगाइए, तो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। बस सिलेक्टेड पर्सन में और अनसिलेक्टेड व्यक्ति में यही अंतर है। वो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं और सामान्य लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। वो बस पढ़ते हैं और वो पढ़ने के साथ साथ बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें करते हैं, तो उन्हें वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर रहती हैं। बस अंतर यही है। तो जड़ में सबसे पहले आप लिखेंगे यह मूलांकुर से निकलती है। कहां से निकलती है, मूलांकुर से निकलती है। मूलांकुर कहां है, बीज में होता है, आप जानते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप कि जड़ 2 प्रकार की होती है, वैसे तो 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार लिख लो। जड़ 3 प्रकार की होती है, जड़ 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, सबसे पहला भाग होता है टैप रूट, टैप रूट जिसे हिंदी में कहा जाता है मूसला जड़, मूसला जड़। दूसरी होती है अपस्थानिक जड़,
अपस्थानिक जड़, इंग्लिश में एडवेंटिटस रूट, और तीसरी होती है रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ें, इन्हें फाइब्रस रूट कहा जाता है, फाइब्रस रूट, है ना। अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिटस रूट, एडवेंटिटस रूट, फाइब्रस रूट और टैप रूट, है ना। ये तीन प्रकार की। विशेषता क्या है? टैप रूट गहराई तक जाती है, मतलब सारे बड़े पौधों में पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ ये छोटी होती हैं, ये छोटी होती हैं, ये भी छोटी होती हैं, और ये कम गहराई तक जाती हैं, है ना। यहां लिख लेना आप, ये कम गहराई तक जाती हैं और ये छोटी होती हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो विशेषता ये है कि ये जो जड़ है मूसला जड़, ये एक बीजपत्री, सॉरी, ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। अब ये द्विबीजपत्री पौधा क्या है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया है, ठीक है। पिछली क्लास में बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। जितने भी बड़े प्लांट आपके आसपास दिख रहे हैं, जितने भी बड़े प्लांट, आम, नीम, बबूल, जामुन, अमरूद, जितने भी बड़े प्लांट हैं, ये सब कैसे हैं? द्विबीजपत्री। इनकी जड़ को आप खोद के देखिएगा तो वो कैसी मिलेगी? बहुत लंबी मिलेगी, बहुत मोटी मिलेगी, वो बहुत गहराई तक जाएगी, क्योंकि पौधे बड़े हैं। वहीं आप गेहूं का पौधा उखाड़िए, गेहूं का पौधा आपने देखा होगा, छोटा सा रहता है, पतला सा। उसके पौधे को जब आप निकालेंगे तो उसकी जड़ें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी आपको, इस तरीके से बारीक, बिल्कुल रेशेदार, बिल्कुल रेशेदार। तो ये कहलाती हैं क्या? रेशेदार जड़ें। और कुछ आपने बरगद वगैरह देखा होगा, है ना, गन्ना वगैरह, गन्ना देखा होगा, तो गन्ना जो रहता है ना, गन्ना में ऊपर से यहाँ बारीक जड़ें निकलती हैं तने से, बिल्कुल बारीक बारीक, तो ये अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं, अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। और ये नीचे रेशेदार जड़ें हैं, इनको भी अपस्थानिक जड़ें बोल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी जड़ें हैं, गहराई तक जाती हैं, ये छोटी जड़ें हैं, बारीक जड़ें हैं, कम गहराई तक जाती हैं। बस इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब जड़ों का काम क्या है? तो जड़ों का काम लिख लो, कार्य लिखो। जड़ मृदा में उपस्थित सभी प्रकार के खनिज लवण, मृदा में उपस्थित सभी प्रकार के खनिज लवण, पोषक तत्व एवं जल को अवशोषित कर, ये आप लिखेंगे पूरा, कार्य में लिखेंगे। जड़ मृदा में उपस्थित समस्त खनिज लवण, पोषक तत्व एवं जल को अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। कैसे? पानी आप डालते हैं, पानी नहीं डालते तो ये जमीन का जो पानी रहता है, कौन सा पानी? कैपिलरी वाटर। ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्लांट किस पानी को लेते हैं, तो सभी पानी को नहीं लेते प्लांट। कौन सा पानी लेते हैं? केशिकत्व जल, इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर होता है, इसको पेड़ अवशोषित करते हैं, ठीक है। अगर हम तत्वों की बात करें, पोषक तत्व में जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, पोटास सुना होगा, है ना। आप एनपीके, डीएपी डालते हैं तो डीएपी में यही होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, है ना। तो एनपीके हो गया। इसके अलावा बहुत सारे और भी तत्व डाले जाते हैं, तो वो तत्व प्लांट के लिए जरूरी होते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजों को अवशोषित करती है। क्वेश्चन पूछा था कि जड़ तो अवशोषित करती है सभी को, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन जड़ में भी कौन करता है? तो जड़ में होते हैं मूल रोम। क्या होते हैं? मूल रोम। तो मूल रोम, इसमें इनको हिंदी में कहते हैं रूट हेयर्स। क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स जड़ पर उपस्थित होते हैं इस तरीके से बारीक बारीक, और ये पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करते हैं, और अवशोषित करके प्लांट के संपूर्ण भागों तक पहुंचा देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जड़ों के द्वारा पानी अवशोषित करने के बाद इन पदार्थों को संपूर्ण भागों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रसारोहण। क्या कहा जाता है? रसारोहण। ये क्वेश्चन आ चुका है, रसारोहण। रसारोहण एब्सेशन कहते हैं। तो रसारोहण क्या होता है कि यहां से सारे पानी को अवशोषित किया और इसको पूरे भागों में पहुंचा दिया। किसने? देखो एक बात याद रखना, जड़ में पानी सोखने का काम कौन करता है? रूट हेयर, मूल रोम। मूल रोम क्या करते हैं? सोखते हैं। जड़ सोख लेती है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो पहुंचाने का काम है वो करता है जाइलम। वो कौन करता है? जाइलम। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है।
तो पौधों में पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? पौधों में पानी पहुंचाने का काम करता है जाइलम, और पौधों में खाना पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। खाना समझ रहे हो ना? खाना, खाना मतलब पत्तियों में खाना बनता है, हरे भागों में खाना बनता है, और उस खाने को पूरे भागों में जड़ तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो खाना कौन पहुंचाता है पेड़ में? फ्लोएम। और पानी कौन पहुंचाता है? जाइलम। पानी नीचे से ऊपर भी जा सकता है और पत्तियों के द्वारा ऊपर से नीचे भी आ सकता है ना। और खाना अगर रूट में है तो रूट से ऊपर भी जा सकता है, और वो मोस्टली हरी पत्तियों से नीचे भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होता है। जिस प्रकार से आपके शरीर में खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, वैसे ही इनके शरीर में जाइलम और फ्लोएम बहते हैं, जो कि खाना और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिसको रसारोहण, इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को रसारोहण कहा जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी जड़ें हैं वो बहुत सारे खाने को स्टोर कर लेती हैं, है ना, और वो फूल जाती हैं। जैसे मान लो सामान्य जड़ ये है, लेकिन ये कभी कभी स्टोर होकर ऐसी मोटी हो जाती है, और इसमें बहुत सारा खाना या भोज्य पदार्थ क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तब इनको हम बहुत सारे स्पेशल नाम देते हैं। स्पेशल क्या देते हैं? हम नाम देते हैं, जैसे नेपिफॉर्म, फ्यूसिफॉर्म, कॉनिफर, और ट्यूबरस। ठीक है, ये 4 प्रकार हैं, नेपिफॉर्म, फ्यूसिफॉर्म, कॉनिकल और ट्यूबरस। कॉनिफर नहीं है, कॉनिकल है ना। कॉनिकल को हम क्या कहेंगे? शंकुरूप कहेंगे। कॉनिकल को शंकुरूप कहा जाता है, ट्यूबरस को गांठदार कहा जाता है, नेपिफॉर्म को कुंभी रूप कहा जाता है, हिंदू में। फ्यूसिफॉर्म को तरकु रूप कहा जाता है, और ट्यूबरस को गांठ रूप कहा जाता है। ठीक है, ये 4 प्रकार की जड़ें बन जाती हैं। देखो, जड़ें तो 2 प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़ और आपका रेशेदार जड़ें, वो प्रकार हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, जड़ों में बहुत सारा खाना इकट्ठा हो जाता है, फिर मानव उन जड़ों को खाता है। जैसे गाजर है, मूली है, प्याज है, सलजम है, इनको हम खाते हैं कि नहीं? तो ये क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। तो ये जड़ें नहीं होती, ये जड़ों का रूपांतरित रूप है ना, मोडिफिकेशन ऑफ रूट कॉन्सेप्ट। तो ये मोडिफाइड हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं जड़ें, किन फॉर्म में? इन फॉर्मों में। तो ये अलग प्रकार के हैं, है ना। ये भोजन को स्टोर करने के प्रकार हैं। जड़ों के प्रकार कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए, ये भोजन को स्टोर करने वाले हैं, है ना। तो कुंभी रूप, तरकु रूप, शंकु रूप और गांठ रूप। अब इनमें कौन कौन से उदाहरण आएंगे तो उनको आप लिख लो जल्दी से। इतना लिखो, पहले इतना लिखो, सलजम, मूली, गाजर, शकरकंद। ठीक है, ये उदाहरण है, सलजम, मूली, गाजर और शकरकंद। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर नोट्स बना लेना बहुत अच्छे से। सलजम जो है, आपसे पूछेगा कि सलजम जो है वो क्या है, तब आप लगा देंगे जड़ है ना। कुछ लोगों को लगेगा कि यार सलजम को हम खाते हैं तो जड़ नहीं होगी, तो सलजम जड़ है। लेकिन फिर और गहराई से पूछेगा कि कैसी जड़ है, तो कुंभी रूप जड़ है, नेपिफॉर्म है। मूली तो आप सभी जानते हैं, है ना। मार्केट अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो मूली जरूर लाते हैं। तो मूली का जो आकार है वो तरकू के रूप में होता है ना, लंबी भी होती है, थोड़ी ऊपर से गोल भी होती है, जिसको इंग्लिश में फ्यूसिफॉर्म कहा जाता है। तो क्या है ये? मूली जड़ है, मूली जड़ है। गाजर क्या है? जड़ है। कैसा है? शंकु। देखा होगा कौन, शंकु देखा है? शंकु कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है शंकु, है ना। तो शंकु के आकार की क्या होती है? जड़ होती है। इसे इंग्लिश में कॉनिकल कहा जाता है। गाजर, है ना, इसे रेडिश कहते हैं, इसे कैरेट कहते हैं। और शकरकंद तो आप जानते ही हैं, है ना, स्वीट पोटैटो।
शकरकंद फास्ट वगैरह में खाते हैं ना, जब उपवास रहता है हमारा तो शकरकंद खाया जाता है। तो शकरकंद कैसा रूप है जड़ों का? गांठ रूप। पहले तो लोगों को यही पता नहीं होता कि जड़ है कि क्या है। तो शकरकंद क्या है? जड़ है। कैसी जड़ है? ट्यूबरस है, गांठ रूप के रूप में जड़ है। ठीक है, बस यही दो चीजें आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपसे और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक चीज और लिखें इन सब के अलावा। दूसरा पॉइंट डालें, उसमें लिखें नेक्स्ट पॉइंट, अमरबेल के पौधे की जड़ें, अमरबेल के पौधे की जड़ें कैसी होती हैं? परजीवी होती हैं। कैसी होती हैं? परजीवी होती हैं। और ये चूसक जड़ें कहलाती हैं। इंग्लिश में सकिंग रूट है ना, इनको क्या कहते हैं? सकिंग रूट कहा जाता है। आप कहेंगे आप क्यों? तो देखो, अमरबेल की जो पौधा है, ये अमरबेल आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधों पर लिपटा होता है, बहुत बारीक बारीक इस तरीके से। जैसे ये पौधा है, मान लो ये पौधा है, और इस पौधे पर इस तरीके से बारीक बारीक पूरे में गुच्छा के रूप में उसको जकड़े रहता है ना। ये हरा नहीं होता बल्कि पीला टाइप का होता है, पीला टाइप का रस्सी जैसा होता है ना, रस्सी जैसा होता है। तो ये क्या होती है? जड़ होती है। ये जड़ होती है, लेकिन ये जड़ ऊपर की ओर होती है। ये कैसी होती है? ऊपर की ओर जड़ होती है, और इसका कनेक्शन जमीन में नहीं होता। आप अमरबेल को देख लेना, अमरबेल की जो जड़ होती है रस्सी जैसी पीले कलर की, वो जमीन के अंदर कहीं कनेक्ट नहीं रहती, फिर भी वो जीवित रहती है। वो जीवित क्यों रहती है? कि वो कहीं भी आप उसको देखेंगे अमरबेल को, तो वो गुथा होता है किसी भी पौधे पर वो गुथा होता है, और वो उसी पौधे की पत्तियों पर क्या होता है? उसी पत्तियों पर कनेक्ट होता है और उनको चूसता है। उनकी पत्तियों क्या करता है? चूसता है। इसलिए सकिंग रूट कहलाती हैं। और ये क्या है? परजीवी पौधा है। परजीवी का मतलब ये है कि जो दूसरों पर आश्रित हो, जैसे हम क्या हैं? हम भी एक प्रकार से दूसरों पर आश्रित हैं, पौधों पर। हम खुद खाना बनाते हैं क्या? खुद हम कभी खाना नहीं बना सकते। हम पौधों के द्वारा बना बनाया खाना गर्म करके खाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सारे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, वो खुद खाना बनाते हैं। लेकिन अमरबेल कैसा है? परजीवी है। ये अमरबेल पौधों पे ऊपर उपस्थित होकर पौधों की पत्तियों को चूसता है, इसलिए इनको चूसक जड़ें, सकिंग रूट कहते हैं। और एक ऐसा पौधा है, परजीवी पौधा है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक जड़ें और याद करेंगे, श्वसन जड़ें, ऐसी जड़ें जो श्वसन करती हैं। अभी तक आपने ऐसा सुना नहीं होगा, रेस्पिरेटरी रूट कहा जाता है। श्वसन जड़ें। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्न में से किस पौधे की श्वसन जड़ें होती हैं? निम्न में से किस पौधे की श्वसन जड़ें होती हैं? तब आप लगाएंगे राइजोफोरा। तो आप क्या लगाएंगे? राइजोफोरा एक ऐसा पौधा होता है कि जिसकी जड़ें सांस लेती हैं। जैसे हमारी नाक सांस लेती है, उसकी जड़ें सांस लेती हैं। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा पौधा परजीवी है? अमरबेल। निम्न में से कौन से पौधे की जड़ें चूसक जड़ें हैं? अमरबेल। ठीक है, सकिंग रूट किसकी है? अमरबेल। क्यों है? क्योंकि वो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, हरित लवक नहीं होता, इसलिए वो खाना नहीं बना पाता। जब खाना नहीं बना पाता तो वो दूसरों पर आश्रित है और दूसरों का रस चूस के खाना को तैयार करता है। ठीक है, चलो जड़ों के बारे में बस इतना ही। नेक्स्ट हेडिंग डालो तना। तना को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेम। तना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं, और इसे हिंदी में तना कहते हैं। तना या स्टेम विज्ञान में उसको सूट कहा जाता है। निकलता कहां से है? प्रांकुर से, है ना। प्रांकुर क्या है? बीज का ऊपरी वाला भाग। बीज जो होता है सीड, उसके ऊपरी वाला भाग प्रांकुर कहलाता है, उससे निकलता है। प्रकार क्या होते हैं? दो प्रकार का होता है। एक भाग होता है नोड और एक भाग होता है इंटरनोड। एक भाग क्या होता है? इंटरनोड। अब ये नोड क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं संधि, और इसको हिंदी में कहते हैं पर्व संधि। ठीक है, इस तरीके से तना आपने देखा होगा। तो तने में आपको बीच बीच में क्या मिलती हैं? गठाना मिलती हैं। इस तरीके से गठाना मिलती है ना, और इन्हीं गठानों से शाखाएं निकलती हैं, है ना। पत्तियां भी निकलती हैं और शाखाएं भी निकलती हैं। इस बीच वाले भाग से कभी भी कुछ नहीं निकलता। आप देखते हैं पेड़ों में जो गठान होती हैं उसी से शाखाएं निकलती हैं। तो ये जो गठान है इसको नोड कहा जाता है।
संधि कहा जाता है। और ये जो खाली भाग है इसको कहा जाता है इंटरनोड, मतलब पर्व संधि। क्या कहा जाता है? पर्व संधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये भाग नोड और इंटरनोड में बटा हुआ है। नोड से हमेशा शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं। इंटरनोड जो है ये बीच वाला भाग होता है। ठीक है, तो ये तने के दो भाग हैं। अब सामान्य तौर पर जो तना है, ये तना कभी कभी क्या है, वृद्धि करने के बाद नीचे की ओर बढ़ जाता है। नीचे की ओर क्या है, बढ़ जाता है इस तरीके से। ये जमीन है और ये तना है, लेकिन ये नीचे की ओर बढ़ जाता है और यहाँ गोल गोल दिखाई देने लगता है ना, और इसका हम उपयोग करने लगते हैं, है ना। जैसे अदरक है, हल्दी है, आलू है। ठीक है, तो ये नीचे की ओर बढ़ जाता है तो ये तना होता है। तो तने के हमने कुछ प्रकार लिखे हैं। कैसे? भूमिगत, हेडिंग डालो तने में ही, भूमिगत तने के प्रकार, भूमिगत तने के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला प्रकार है प्रकंद। सबसे पहला प्रकार क्या है? प्रकंद। तो प्रकंद में क्या होता है? प्रकंद दो प्रकार का होता है, अदरक और हल्दी, है ना। तो नीचे की ओर जो अदरक है और हल्दी है, ये किससे बना है? तने से बना है, तने से बना है। तो अदरक और हल्दी पूछे कि क्या है, तो इसमें आप जड़ नहीं लगाएंगे, इसमें आप क्या लगाएंगे? प्रकंद लगाएंगे। एक्चुअली वास्तविक तौर पर देखा जाए तो प्रकंद जो है ये तना प्लस जड़ से मिलकर बना होता है ना। अदरक और हल्दी जो है, अदरक में कभी कभी आपको जड़ मिलेगा ऑप्शन में, कभी कभी आपको तना मिलेगा, लेकिन सही क्या है? दोनों हैं, है ना। तो प्रकंद ऑप्शन में मिले तब आपको लगाना है। तो प्रकंद क्या है? अदरक और हल्दी। ठीक है, लेकिन आपसे आलू पूछे तब आपको 100% तना ही लगाना है। आलू क्या है? आलू जमीन के अंदर होता है तो लगता क्या है? जड़ है, लेकिन जड़ नहीं है, वो तने का निचला भाग है, तने का निचला बढ़ा हुआ भाग है, इसलिए आलू क्या है? तना है ना। लहसुन और प्याज क्या है? सल्क कंद है। लहसुन और प्याज क्या है? सल्क कंद है। सल्क का मतलब होता है छिलके, सल्क का मतलब होता है छिलके, और लहसुन और प्याज में बहुत सारे छिलके होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? छिलके होते हैं। तो यही जो छिलके हैं वो सल्क कंद कहलाते हैं, जो कि जड़ है, जो कि क्या है? जड़ है। वैसे देखा जाए वास्तविक तौर पर देखा जाए तो जो जड़ है, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो प्याज है, प्याज में जड़ आपको यहां दिखाई देती है, नीचे यहां, तो ये जड़ें होती हैं। और ये जो भाग है ये होता है तना। ये क्या होता है? तना। बेसिकली ये तना और जड़ दोनों से मिलकर बना होता है, दोनों से मिलकर बना होता है, लेकिन सही आंसर इसका तना ही आता है, तना ही आता है। लेकिन अगर दोनों दिए हों तब आपको सल्क कंद लगाना है। ठीक है, तो प्रकंद अदरक हल्दी, कंद आलू, सल्क कंद लहसुन प्याज, और जमी कंद अरबी और ये घन कंद है ना। ये कौन सा प्रकार है? घन कंद। घन कंद में आप क्या लगाएंगे? अरबी और जमी कंद, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार हैं ओवरऑल भूमिगत तने के। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेंगे आप कि एक बीजपत्री पौधों में वलय और कैम्बियम अनुपस्थित होते हैं। एक बीजपत्री जितने भी पौधे हैं, है ना, मोनोकॉट प्लांट जितने भी हैं, उनमें जो कैम्बियम है या जो वलय हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब एक बीजपत्री क्या है? एक बीजपत्री का मतलब होता है जिसका बीज एक हो वो एक बीजपत्री है, जिसका बीज 2 भागों में बट जाए वो 2 बीजपत्री है। सभी दालें आपने बहुत गौर से देखी होंगी, दालें 2 भागों में बटी होती हैं। चना, बटरी, अरहर, मसूर, मूंग की दाल, सभी दालें 2 भागों में बटी होती हैं, 2 बीजपत्री। जिनका बीज 2 भागों में नहीं बट पाता, एक ही रहता है, एक ही अनाज का उपयोग किया जाता है और उसी का हम उपयोग करते हैं, वो होता है एक बीजपत्री। वो क्या होता है? एक बीजपत्री। एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, जई, इतनी चावल आपने देखा होगा, चावल और गेहूं। आज किचन में जाना और चावल और गेहूं को तोड़ के देखना, चावल और गेहूं को तोड़ के देखोगे नहीं टूटेगा, धूल बन जाएगा, 2 भागों में नहीं बटेगा, 2 भागों में नहीं बटेगा, इसलिए एक बीजपत्री है। और एक बीजपत्री का जो तना होता है वो तना, गेहूं का पेड़ देखा है? गेहूं का पेड़ होता है क्या? गेहूं का हल्का सा पेड़ होता है जिसका तना बिल्कुल बारीक होता है, बिल्कुल कमजोर होता है। उसको हम मोड़ते हैं तो वो टूटता नहीं है, इसलिए वो मोनोकॉट है। एक बात और बताता हूं मैं,
गेहूं और चावल का जो पौधा है वो कभी टूटता नहीं है, उसका तना टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि उसमें जो बलय हैं वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। जब बलय अनुपस्थित होते हैं तो ये चटक के साथ टूटता नहीं है। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। तो कैम्बियम रिंग जो है, मैंने आपको बताया कि कैम्बियम रिंग जो है वो तने में उपस्थित, वैसे तो कैम्बियम रिंग अगर देखा जाए, कैम्बियम रिंग अगर देखा जाए तो ये पूरे प्लांट में उपस्थित होती है। कैम्बियम रिंग पूरे प्लांट में उपस्थित होती है। ये तना है, तने को जब आप काटते हैं तो आसानी से कट जाता है, आसानी से कट जाता है छिलका, लेकिन जो बीच वाला भाग होता है, यहाँ का जो भाग होता है वो आसानी से नहीं कटता, आसानी से नहीं कटता। और इस तरीके से ऐसी रिंग बनी होती हैं, ये रिंग बनी होती हैं, इन्हीं को कहा जाता है वलय। और एक वलय 1 साल में बन जाता है, इसी कारण इनको हम कहते हैं वार्षिक वलय। इसी के कारण हम क्या कहते हैं? वार्षिक वलय। 1 साल में एक वलय बन जाता है, इसी कारण हम इनको वार्षिक वलय कहते हैं। कुछ लोग इसको सार भी कहते हैं। गांव वाले जो लोग हैं, गांव वाले जब लोग हैं, जब पेड़ काटते हैं तो पेड़ काटने के बाद जब कुल्हाड़ी उनकी कुल्हाड़ी से छिलका तो कट जाता है, लेकिन अंदर का जब भाग कटता नहीं है तो वो कहते हैं कि अब सार आ गया है, अब सार आ गया है जो आसानी से नहीं कटेगा, बल्कि इसमें बहुत मेहनत लगेगी, है ना। तो कुल्हाड़ी भी इसमें लगने के बाद वापस आने लगती है, ये बहुत कठोर होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, है ना। तो अंदर बहुत कठोर पदार्थ होता है, और अगर आपसे विज्ञान में पूछे तब आपको लगाना है लिग्निन। क्या लगाना है? लिग्निन। सर्वाधिक कठोर भाग पौधे का लिग्निन होता है, ठीक है। वलय 1 साल में बनता है। तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी जीवित पौधों की उम्र पूछे या आयु पूछे कि जीवित पौधों की आयु हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तब आपको आंसर लगाना है वार्षिक वलय के द्वारा। किसके द्वारा? वार्षिक वलय के द्वारा, है ना। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वार्षिक वलय क्या होता है। तो वार्षिक वलय मैंने आपको बता दिया, तने के बीच में पाए जाने वाले रिंग वार्षिक वलय कहलाते हैं। 1 साल में एक वार्षिक बनता है, जितने वार्षिक वलय होंगे उतना वर्ष पुराना पौधा होगा। लेकिन इसके अलावा संसार की कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, जीवित हो या निर्जीव हो, उसकी अगर आयु ज्ञात करनी है तो वो आयु हम ज्ञात करते हैं कार्बन डेटिंग से, कार्बन डेटिंग तकनीक से या C14 तकनीक से। C14 तकनीक से, इस C14 तकनीक की खोज बिलियर्ड लिवी के द्वारा की गई थी। बिलियर्ड लिवी के द्वारा की गई थी। उन्होंने बताया था कि कार्बन 14 हर एक वस्तु में हमेशा मौजूद रहता है ना। और 2670 सालों में ये आधा हो जाता है ना, आधा हो जाता है। तो उसी के आधार पर इसकी गणना की जाती है कार्बन डेटिंग से, है ना। कोई भी करोड़ों साल पुराना कंकाल मिल गया, हड्डी मिल गए, दांत मिल गए, है ना, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, सिंधु सभ्यता में बहुत सारे हमें पदार्थ मिले, बहुत सारे वस्तुएं मिली, घर मिले, मकान मिले, ईंटें मिली, टेराकोटा मिला, पकी हुई ईंट मिली। तो उनको हमने कैसे पहचाना कि ये कितने वर्ष पुराने हैं? कार्बन डेटिंग से। तो सभी वस्तुओं की जो पहचान है वो कार्बन डेटिंग मेथड या C14 तकनीक के द्वारा की जाती है। लेकिन पौधों की अगर आयु पूछे तब आपको C14 नहीं लगाना है, बल्कि आपको क्या लगाना है? वार्षिक वलय या एनुअली कैम्बियम रिंग लगाना है, ठीक है, जो कि जाइलम और फ्लोएम से बनते हैं। जाइलम का काम है पौधों तक खनिज लवणों को जाइलम का काम है पौधों तक पानी को पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है पौधों तक सभी प्रकार के भोजन को पहुंचाना, ठीक है। तो इतना यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो जल्दी से सर बोलिए। आगे हम बात करते हैं लीफ के ऊपर। किसके ऊपर? पत्ती के ऊपर, ठीक है। सामान्य तौर पर पत्तियां क्या हैं? सामान्य तौर पर पत्तियां क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि पत्तियां क्या होती हैं? पत्तियां हरी होती हैं। और हरी क्यों होती हैं? तो हरित लवक के कारण होती हैं। हरी क्यों होती है? हरित लवक के कारण होती हैं। पत्तियों पर क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। ये स्टोमेटा क्या करते हैं? ये स्टोमेटा बंद होते हैं और खुलते हैं, बंद होते हैं और खुलते हैं। ये बंद क्यों होते हैं, खुलते क्यों हैं, तो अभी आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि पत्तियों के पहले आप कार्य लिख लो। सबसे पहले लिखोगे आप प्रकाश संश्लेषण। क्या लिखोगे? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सूर्य से ऊर्जा बनाना, है ना। ये कैसी है? एक रासायनिक ऊर्जा बनती है इससे। यह एक ऐसी क्रिया है, एक रासायनिक क्रिया है,
और इस रासायनिक क्रिया में क्या बनता है, ऊर्जा बनती है। और एक बात याद रखना, प्रकाश संश्लेषण मेटाबॉलिक रिएक्शन है, सॉरी प्रकाश संश्लेषण उपापचयी क्रिया है। मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों है ये, है ना। उपापचयी, उपापचयी मतलब मेटाबॉलिक और प्लस कैटाबॉलिक दोनों क्रिया एक साथ होती हैं इसमें, है ना। यही एक रासायनिक क्रिया है और इसमें रासायनिक ऊर्जा बनती है और रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। तो प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हरित लवक से होता है। हरित लवक हरा भाग होता है और हरा भाग पत्तियों में होता है, इसी कारण पत्तियां हरे दिखाई देती हैं। इसके अलावा पत्तियां क्या करती हैं, बाष्पो उत्सर्जन करती हैं, बाष्पो उत्सर्जन करती हैं और बिंदु स्राव करती हैं। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो जब पत्तियों में पानी अधिक बन जाता है, जब पत्तियों में पानी अधिक बन जाता है तो दिन के समय सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, दिन के समय सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है और पानी बाष्प बनकर उड़ जाता है, पानी बाष्प बनकर उड़ जाता है और इसको हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। एक बात हमेशा वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी याद रखना कि बाष्पोत्सर्जन हमेशा हमेशा के लिए दिन के समय ही होगा, हमेशा। ये क्वेश्चन फॉरेस्ट में पूछा गया था, फॉरेस्ट के एग्जाम में पूछा गया था, एमपीएसआई में भी पूछा गया था। तो दिन के समय सूर्य रहेगा और सूर्य रहेगा तो पानी बाष्प होगा और बाष्प होगा तो इसे हम बाष्पोत्सर्जन कहेंगे। इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा पानी बन जाता है तो उसको निकालने के लिए, तो ये निकलेगा कहां से, ये रंध्र से निकलेगा, ये रंध्र खुल जाएंगे और पानी निकल जाएगा। दूसरा है बिंदु स्राव, इंग्लिश में गटेशन कहा जाता है, इंग्लिश में गटेशन कहा जाता है, GUTTATION गटेशन। तो बिंदु स्राव जब कभी रात में, रात्रि के समय होगा ये, हमेशा याद रखना, जब कभी रात में अधिक पानी बन जाए तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से पत्ती होती है, पत्तियों पर मार्जिन होता है, एचेस होती है, यहां पर आपकी बूंदें निकलती हैं इस तरीके से, इसको हम कहते हैं बिंदु स्राव। सुबह सुबह उठ के कभी आपने पौधे को देखा होगा तो पौधा आपको गीला दिखाई देता है, पत्तियां उसकी गीली दिखाई देती हैं, क्यों, क्योंकि उसकी रैचेस इसमें से ये रंध्र खुलते हैं और क्या होता है, रात्रि के समय बिंदु स्राव होता है, ठीक है। तो पानी रात के समय निकलना बिंदु स्राव है, दिन के समय निकलना बाष्पोत्सर्जन है। यह एक तीव्र क्रिया है, ये लिख लेना, यह दिन के समय होती है, यह रात्रि के समय होती है, और यह तीव्र क्रिया है और ये स्लो क्रिया है, मंद क्रिया है। इतना बात याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। पत्तियां और क्या करती हैं बताइए, पत्तियां और क्या करती हैं, क्लोरोफिल का संरक्षण करती हैं, संग्रहण करती हैं, मैग्नीशियम का संग्रहण करती हैं, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, है ना, फूड स्टोरेज भी करती हैं, फूड स्टोरेज भी करती हैं, खाने को भी सुरक्षित रखती हैं। तो इतने सारे बहुत सारे पत्तियों के काम हैं, बहुत सारे पत्तियों के काम हैं, ठीक है। तो जो आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे पत्तियां जो हैं वो विशेष प्रकार से लगी होती हैं। कभी आपने देखा होगा कि पौधे में इस तरीके से पत्ती रहेगी, सामने 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 सामने। कभी आपने देखा होगा कि पत्ती इस तरीके से सामने, फिर एक छोड़कर, फिर एक छोड़कर, फिर एक छोड़कर, फिर एक छोड़कर। कभी आपने देखा होगा कि एक, दो छोड़कर, दो छोड़कर, तीन छोड़कर, चार छोड़कर, इस तरीके से पत्तियां लगी रहती हैं। तो ये पत्तियों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पत्तियों के लगने के क्रम को, पत्तियों के लगने के क्रम को, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, व्यापम में पूछा था ये क्वेश्चन, किसी एग्जाम में, ग्रुप 1 का एग्जाम था शायद, उसमें पूछा था कि पत्तियों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। इंग्लिश और हिंदी में सेम नाम है। पत्तियों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। जिस क्रम से लगी होती हैं वो क्रम फाइलोटैक्सी कहलाता है। बस इतना याद रख लो, इससे ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा। फिर पूछेगा कि पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 टाइप्स ऑफ लीफ इन एनी प्लांट, 2 टाइप्स ऑफ लीफ इन एनी प्लांट। नंबर 1 इज समांतर सिरा विन्यास, और दूसरी पत्ती होती है जलिकावत सिरा विन्यास वाली पत्ती। ये 2 पत्तियां होती हैं।
समांतर शिराविन्यास का मतलब है पैरेलल वेनिसन लीफ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेलल वेनिसन लीफ। ठीक है, ये क्या होती है? जलिका शिराविन्यास, रेटिकुलेट वेनिसन लीफ। ये दो प्रकार की पत्तियां अधिकांश तौर पर देखी जाती हैं। अब आप कहेंगे है क्या? पत्ती को लेना, बीच से फाड़ना, पत्तियों को लेना, बीच से फाड़ना। फटेगी क्या? नहीं। क्यों? स्थिति आपके सामने है। नाम से ही स्पष्ट है, जलिकावत, जाल फैला है। समांतर, समान है, बीच से, बीच में क्या है? समान है। तो जब पत्ती को आप तोड़ेंगे, अभी शाम के टाइम घूमने के लिए निकलना, पौधे वौधे को देखना और देखने के बाद उनको थोड़ा स्पर्श करना, आप समझ जाएंगे। पत्ती को बीच से फाड़ोगे, दो भागों में बट जाएगी, समांतर शिराविन्यास। पत्ती को बीच से फाड़ोगे, आड़ी तिरछी फट जाएगी, सिंपल नहीं फटेगी, जलिकावत शिराविन्यास। ये अधिकतर मोनोकॉट प्लांट में होता है, एक बीजपत्री, और ये द्विबीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, अब हम लिखेंगे कुछ विशेष प्रकार की पत्तियां। अब हम क्या लिखेंगे? कुछ विशेष प्रकार की पत्तियां लिखेंगे। कुछ विशेष प्रकार की पत्तियां हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पत्ती क्या काम करती है। ठीक है, कौन सी पत्ती क्या काम करती है। कई बार पूछा गया है कि पत्तियां कांटों में क्यों बदलती हैं? पत्तियां कांटों में क्यों बदलती हैं? तब आप लगाएंगे पानी की कमी के कारण। तो आप क्या लगाएंगे? पानी की कमी के कारण। पानी की कमी जहां होगी, पत्तियां कांटों में बदल जाएंगी। पानी की कमी के कारण पत्तियां कांटों में बदलती हैं। पानी की कमी क्यों होती है? तो ये वर्षा की कमी के कारण। लेकिन किन पौधों में होती है? तब आप लगाएंगे मरुस्थलीय पौधों में। किन पौधों में? मरुस्थलीय या रेगिस्तानी पौधों में। इन रेगिस्तानी पौधों को कहा जाता है जेरोफाइटिक प्लांट। इस टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से याद रखना। कई बार पूछा जाता है कि रेगिस्तान में या मरुस्थल में उगने वाली पत्तियों को हम किस नाम से जानते हैं? तो जेरोफिटिक प्लांट या जेरोफिटिक लीफ, है ना। जेरोफिटिक प्लांट होते हैं, मरुस्थलीय पौधे होते हैं। मरुस्थलीय पौधे, जब मरुस्थल होगा तो पानी की कमी होगी, और पानी की कमी होगी तो पत्तियां कांटों में बदल जाएंगी। तो मरुस्थल में कौन सी वो जेरोफिटिक प्लांट है? तो एक है नागफनी, इसी को कैक्टस भी कहा जाता है। कैक्टस गार्डन मध्य प्रदेश में कहाँ है? जल्दी से बताइए। नागफनी, कैक्टस, एक और क्या है, क्या बोलते हैं उसको? एलोवेरा। एलोवेरा को ही हम क्या कहते हैं? गुआर पाठा। और इसी को संस्कृत में कहा जाता है घृत कुमारी। क्या कहा जाता है? घृत कुमारी। व्यापम यही लिख के देता है, व्यापम यही लिख के देता है कि घृत कुमारी क्या है, घृत कुमारी कैसा पौधा है। तो आपको लगाना है कि मरुस्थलीय पौधा है और इसकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। नागफनी तो बच्चा जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक प्रकार हो गई पत्ती। दूसरी पत्ती का प्रकार लिखो। दूसरी प्रकार की पत्ती लिखो, कवर पत्ती। कवर पत्ती को हिंदी में क्या कहेंगे? ऐसी पत्ती जो कवर कर ले, जो बीजों को क्या कर ले? कवर कर ले। तो इंग्लिश में लिख लो मटर, है ना। मटर में जो होता है, मटर में बीच में दाने भरे होते हैं और ऊपर से जो कवर करती है वो कवर पत्तियां होती हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम पिजम सैटिवम है ना, कवर पत्तियां। इसके अलावा कुछ कैसी पत्ती होती हैं? इसके अलावा कुछ होती हैं भोजन संचित करने वाली, है ना, भोजन संचित करने वाली। कुछ पत्तियां कैसी होती हैं? घड़े के समान होती हैं, जिनमें घटपर्णी पौधा है, घटपर्णी, है ना। हुक्स प्लांट होते हैं। टेंड्रिल पत्तियां मटर की होती हैं। ठीक है, ब्लेडर पत्तियां होती हैं। पिचर प्लांट होते हैं, कलश पादप है जैसे, है ना, पिचर प्लांट होते हैं। पिचर प्लांट मतलब
जो कीटों को खाने का काम करते हैं, जिन्हें हम कीट भक्षी कहते हैं। कीट भक्षी पौधे, कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं, उनकी पत्तियां इस तरीके से घड़े के समान होती हैं, घड़े के समान होती हैं, और इसमें कोई भी जीव आके बैठता है और ये घड़ा बंद हो जाता है, घड़ा बंद हो जाता है, ये जीव अंदर चला जाता है और इसको खा लेती हैं वो, है ना। तो ये कैसे होते हैं, कीट भक्षी पौधे होते हैं। जैसे कलश पादप हो गया, कलश पादप कैसा है, कीट भक्षी पौधा है। संडीव हो गया, संडीव, कलश पादप, संडीव, ठीक है। ऐसे कुछ पौधे हैं जो कीट भक्षी पौधे हैं, जो कीड़ों को खाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप याद रख लेंगे पत्तियों में, तो मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन आपको पत्तियों से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। घटपर्णी हो गया, वीनस फ्लाई हो गया, वीनस फ्लाई हो गया। तो इतनी पत्तियां आपके लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब और क्या बचा, फल और फूल बचा। तो वैसे फल और फूल जो है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे मेरे एक टॉपिक डला हुआ है बायोलॉजी का, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करने के बाद उसमें आप देखना, तो उसको आप में एक मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको पढ़ाया है क्या, सत्य फल, सत्य फल पढ़ाया है, असत्य फल पढ़ाया है। और जब सत्य फल और असत्य फल पढ़ाया है, जिसे हम झूठा फल और सत्य फल कहते हैं, तो इसी में मैंने फूल को भी पढ़ाया है और फल को भी पढ़ाया है। क्योंकि सत्य और असत्य फल और असत्य फल को पढ़ने से पहले फल पता हो, और फल पढ़ने से पहले फूल का पता होना जरूरी है ना। तो फूल आपको पता है, फूल के कुछ भाग होते हैं इस तरीके से। फूल देखो, जो फूल है, फ्लावर जो है, फ्लावर आपसे पूछे कि फ्लावर काय से बनता है, तब आपको लगाना है कि जो फ्लावर है, ये फ्लावर तने का रूपांतरित रूप है। किसका रूपांतरित रूप है, तने का। एक बात याद रखना, तने से फ्लावर बनता है, तने से। किससे बनता है, तने से बनता है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। इस तरीके का फूल होता है, ये तने से बना होता है, इसको पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन, पुष्प पर आसन है, पुष्प इस पर आसन किए है, पुष्पासन है। ये बाहर वाला भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है, बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज कहलाता है ना। इसको कैलिक्स कहते हैं, इसको करोला कहते हैं। ये हमेशा हरा होता है, ये हमेशा रंगीन होता है, जो कीटों को आकर्षित करता है, कीटों को आकर्षित करता है। ये मेल ऑर्गन होते हैं, मेल ऑर्गन एंडोसियम कहा जाता है ना। और फीमेल ऑर्गन को गायनोसियम कहा जाता है। इस गायनोसियम में स्टिग्मा होता है, इसमें स्टिग्मा के अंदर यहाँ से पोलन ग्रेन जाते हैं, और यहाँ बीच में जाकर, बीच में इस स्टिग्मा, देखो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर यहाँ देखो ये पोलन ग्रेन है। यहाँ मिटाता हूं मैं। इतना तो आप सभी जानते हैं कि फूल हमेशा मेल प्लस फीमेल के फर्टिलाइजेशन से बनता है, निषेचन से। मेल और फीमेल मिलेगा तभी तो नया पौधा बनेगा। तो मेल को हम कहते हैं विज्ञान में, पौधों में पोलन ग्रेन, क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। और फीमेल को हम कहते हैं ओवरी, ओवरी मतलब अंडाशय, अंडाशय ये है, ये क्या है, अंडाशय। तो पोलन ग्रेन यहाँ से उड़ के आते हैं और स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, स्टिग्मा पर गिरते हैं और स्टाइल से होते हुए ओवरी में चले जाते हैं, और इस अंडाशय में जाने के बाद यहीं फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है, और ये जो फूल है ये कन्वर्ट हो जाता है फल में। किसमें, फल में। बात समझ में आई, बात समझ में आई, नहीं आई। हमेशा नई प्रजाति मेल मतलब पुरुष और महिला से मिलकर बनेगी। तो हमारे अंदर पुरुष और महिला है, लेकिन पौधों में मेल और फीमेल होता है। मेल को एंडोसियम कहा जाता है और फीमेल को गायनोसियम कहा जाता है। मेल पार्ट पोलन ग्रेन होता है, जैसे हमारा स्पर्म होता है, इनका पोलन ग्रेन होता है। और जैसे महिलाओं का ओवम होता है, इनकी ओवरी होती है, जिसको हम अंडाशय कहते हैं। अब ये पोलन ग्रेन जब इसी पौधे के पोलन ग्रेन इसी पौधे की फीमेल पर गिरेंगे, इसी पौधे के, देखो इसमें एक ही में होता है, हमारा मेल अलग है, फीमेल अलग है, पुरुष अलग है, महिला अलग है, लेकिन इनमें एक ही फूल में दोनों होते हैं, एक ही पौधे में, फूल के में दोनों होते हैं। तो जब इसका मेल इसी के पौधे पर गिरे तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, स्वपरागण है। जब इसका पोलन ग्रेन दूसरे पुष्प पर जाकर गिरे
और उसकी महिला के साथ आकर्षण करके फर्टिलाइजेशन करे और फल बनाए, तो ये पर परागण है, पर परागण है, क्रॉस पॉलिनेशन है। बात समझ में आई? अब आप कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा? कीड़ा इस पे बैठा, पक्षी इस पे बैठा, कोई भी इस पे बैठा, पॉलन ग्रेन चिपक गए, वो वहां गया और जाकर काम कर दिया। तो पॉलन ग्रेन यहां अंदर आ जाता है, फर्टिलाइजेशन कर लेता है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल का होता है, ये फूल कन्वर्ट हो जाता है फल में, ये फूल कन्वर्ट हो जाता है फल में। जब ये पूरी प्रोसेस से फल बनता है तो वो सत्य फल है। किस प्रोसेस से? मेल फीमेल, इसके पॉलन ग्रेन, इसका अंडा, दोनों मिले, निषेचन हुआ, नया फल बन गया। ये पूरी प्रोसेस सिस्टमेटिक हो, सत्य फल है। ये पूरी प्रोसेस ना हो और फल जैसा दिखने लगे, असत्य फल है, झूठा फल है, फॉल्स फ्रूट है। बात समझ में आई? जो प्रोसेस को फॉलो करे सत्य फल है, और जो प्रोसेस को फॉलो ना करे वो असत्य फल है। आप कहेंगे कैसे? समझाओ। पॉलन ग्रेन ने भाग नहीं लिया, अंडाशय ने भाग नहीं लिया, इसी का कोई सा भी भाग बढ़ गया और हमें फल जैसा दिखने लगा, बढ़ गया अपने आप और हमें जैसे फल जैसा दिखने लगा, वो क्या है? असत्य फल है। कैसे? ये वाला भाग ऐसा बढ़ गया, फल बन गया, ये वाला भाग ऐसा बढ़ गया, फल बन गया, ये वाला भाग ऐसा बन गया, फल बन गया, ये वाला भाग बढ़ गया और ऐसा फल जैसा दिखने लगे, वो असत्य फल है ना? इसके कुछ उदाहरण है सत्य फल के, बस वो लिख लो। संसार के सभी फल सत्य हैं, संसार के सभी फल सत्य हैं, कुछ दो चार को छोड़कर। बस वही एग्जाम में आपको याद रखना है। जैसे सेब असत्य फल है, सेब क्या है? असत्य फल है, क्योंकि ये प्रोसेस फॉलो नहीं करता, कोई भी भाग उसका बढ़ जाता है। सेब के बाद क्या हो गया? नाशपाती, नाशपाती हो गया, सेब हो गया, कटहल हो गया, नाशपाती हो गया, सेब हो गया, कटहल हो गया, है ना? आपका काजू हो गया, सीताफल हो गया, शरीफा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अनानास हो गया, पाइनएप्पल जिसे हम कहते हैं, है ना, कूट फल हो गया। ये सभी सारे कैसे हैं? असत्य फल है। इसके अलावा सारे सत्य फल हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने जड़ों को भी डिटेल से पढ़ा, तने को भी पढ़ा, पत्तियों को भी पढ़ा, फल को भी पढ़ा, फूल को भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया है। अब अंत में एक चीज़ और मैं कुछ बताऊंगा और यहाँ पर लेक्चर को ख़त्म करूंगा कि अगर एक पौधे से हमें दूसरा पौधा बनाना है, चलो उससे पहले मैं कुछ एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ये तो हमने सब पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इन कोशिकाओं को नहीं पढ़ा। जैसे हमने हमारी कोशिका पढ़ी, वैसे ही मैंने आपको पौधों की कोशिका भी पढ़ा दी, जिसे हमने प्लांट सेल कहा। प्लांट सेल को भी पढ़ लिया हमने, लेकिन प्लांट सेल के समूह को नहीं पढ़ा, जैसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, जैसे हम टिश्यू कहते हैं। तो कुछ विशेष प्रकार की सेल होती हैं, किसमें? पौधे में। नंबर 1, हिंदी में लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। कुछ विशेष प्रकार की क्या होती हैं? सेल होती हैं, जिसमें नंबर 1 क्या है? पेरेन्काइमा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, PC, कोलेनकाइमा, और इस क्लेरिनकाइमा। ये 3 सेल होती हैं जो पौधों में पाई जाती हैं। याद कैसे रखोगे? PCS का एग्जाम सुना है? प्रोविंशियल सिविल सर्विस। PCS का एग्जाम होता है, P से पेरेन्काइमा, C से कोलेनकाइमा और S से स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 प्रकार की सेल होती हैं। पेरेन्काइमा को हिंदी में कहते हैं मृदूतक, इसको हिंदी में मृदूतक कहते हैं, इसको स्थूलकण कहते हैं और इसको दृढ़ऊतक कहते हैं। दृढ़ऊतक, है ना? वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस यही याद रख लो, ये अच्छे नाम हैं। ठीक है, वैसे वो तो आपको इंग्लिश में मिलेगा ही, दोनों मीडियम से रहता है। पेरेन्काइमा क्या करता है? ये बाहरी सेल हैं, दूर दूर होती हैं, बाहरी सेल हैं, दूर दूर होती हैं। जब दूर दूर होंगी तो अवकाश ज़्यादा होंगे, अवकाश का मतलब स्पेस, क्या? स्पेस ज़्यादा होगा। और ये सेल क्या करती हैं? गोंद निकालती हैं, रेजिन निकालती हैं, है ना? ये बाहरी सेल हैं, बस इतना याद रखो कि ये बाहरी सेल हैं। ये कैसी हैं? ये मुलायम सेल हैं,
और ये कठोर सेल हैं। ये भी यांत्रिक सहायता देती हैं, ये भी यांत्रिक सहायता देती हैं, है ना। ये भी बाहर की ओर पाई जाती हैं और ये क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन यही पूछेगा कि पौधों की कोमलता का कारण क्या है, कोलिनकाइमा। पौधों की कठोरता का कारण क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। पौधों में गाद कैसे निकलती है, पेरेनकाइमा। पौधों में रेजिन कैसे निकलता है, पेरेनकाइमा। पौधों में बाहर की ओर सेल कौन सी होती है, स्क्लेरेनकाइमा, सॉरी पेरेनकाइमा। ठीक है, सबसे ज्यादा अंतरावकाश किस में पाए जाते हैं, पेरेनकाइमा। सबसे ज्यादा दूर दूर सेल कौन सी हैं, पेरेनकाइमा। मृत सेल कौन सी हैं, पेरेनकाइमा। इनको मृदुतक भी कहते हैं, मृदुतक। सबसे ज्यादा कठोर कौन सी है, दृढ़ुतक, स्क्लेरेनकाइमा। बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये 3 सेलों से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन तीनों को भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब और क्या बता दूं, हाँ, पौधों को लगाएं कैसे, पौधों को लगाएं कैसे, पौधों को हम लगाएं कैसे। तो भाई लगा लो, पौधों को लगाना पड़ेगा तो आपको क्या कराना पड़ेगा, प्रजनन कराना पड़ेगा। प्रजनन को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, पहले तो होगा अलैंगिक। ये समझ में आपको आएगा कम थोड़ा, लेकिन समझ लो। एसेक्सुअल, जिसमें एसेक्सुअल में सेक्स मतलब मेल और फीमेल बिल्कुल नहीं होगा, एसेक्सुअल, अलैंगिक। और दूसरा होगा लैंगिक। तो लैंगिक तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सेक्सुअल जो है वो तो आप जानते ही हैं कि भाई इसमें मेल आएगा, फीमेल आएगा, मेल फीमेल दोनों मिलेंगे और नया पौधा बन जाएगा। ये प्रोसेस सामान्य तौर पर होती है सेक्सुअल वाली। लैंगिक जो साइकिल है वो ये पौधों में चलती है ना। इसमें मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल स्पोर फीमेल स्पोर आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, नया पौधा बन जाएगा। ये सामान्य प्रोसेस होती रहती है, ये सब आप जानते हैं। इससे पौधा अपने आप बन जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि पौधे के नीचे पौधे जरूर होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि जब पौधा लगा है तो ऊपर उसके स्पोर बनेंगे, मेल भी बनेंगे फीमेल भी बनेंगे। तो मेल भी गिर गया फीमेल भी गिर गया, आपस में मिला, नया पौधा पौधे के नीचे हो जाता है ना। लैंगिक सामान्य प्रोसेस है। लेकिन अलैंगिक तरीके से, एसेक्सुअल तरीके से हमें पौधे को लगाना है तो हम कैसे लगाएं, ठीक है। कैसे लगाओगे, बडिंग से लगा सकते हो। बडिंग क्या है, मुकुलन, हिंदी में क्या कहते हैं, मुकुलन। पौधे में कहीं भी उभरा भाग दिख जाए आपको, उभरा भाग, कैसा उभरा भाग, उठा हुआ भाग, तने पे पत्ती पे कहीं भी उभरा भाग दिख जाए, उस उभरे भाग को आप क्या करिए, काटिए। काटने के बाद उस पर उसे कुछ विशेष हार्मोन डालिए और उसे लगा दीजिए, हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन है ना, मुकुलन हो गया। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या करेंगे आप, फ्रेगमेंटेशन में आप क्या कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन में तो डायरेक्ट टूटेगा और डायरेक्ट बन जाएगा। डायरेक्ट टूटेगा और क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा पौधा फ्रेगमेंटेशन में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन आई बताऊंगा मैं। वेजिटेटिव जो है, वेजिटेटिव में आप तना निकाल लो, जड़ निकाल लो, पत्ती से तो नहीं हो सकता, तना निकाल लो, जड़ निकाल लो। तना मतलब कलम, जड़ मतलब जड़ समेत, और इसको जमीन में लगा दो, हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। मुकुलन मैंने बता दिया। मुकुलन जो है ये सामान्य तौर पर ईस्ट में होता है। ईस्ट मतलब खमीर, ईस्ट को मतलब खमीर कोशिकाओं में। और जो फ्रेगमेंटेशन है, खंडन है, ये आपका शैवाल में होता है। फ्रेगमेंटेशन जो है ये शैवाल में होता है। ये किस में होता है, शैवाल में होता है ना। तो इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है। आज का लास्ट, हार्मोन। हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होते हैं वृद्धि वाले हार्मोन और एक होते हैं वृद्धि निरोधक हार्मोन। वृद्धि करने वाले हार्मोन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ये वृद्धि वाले हार्मोन है। वृद्धि मतलब पौधे को बढ़ाने का काम करते हैं, ये पौधे को बढ़ाने का काम करते हैं। और वृद्धि निरोधक कौन से हैं, एथिलीन और
एब्सेसिक अम्ल, एब्सेसिक अम्ल। ठीक है, ये 4-5 हार्मोन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये वृद्धि करते हैं। वृद्धि का मतलब समझ रहे हो ना, पौधे को बढ़ाना, पौधे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब में वृद्धि। इनको आप पौधों पर डाल दो, पौधे बड़े होने लगेंगे जल्दी जल्दी, और इनको पौधों पर आप डाल दोगे, पौधे जहां हैं उतने रुक जाएंगे। ये वृद्धि को रोक देते हैं, वृद्धि निरोधक कहलाते हैं। लेकिन एक बात रख लें, आपसे पूछे कि पौधों के फल पकाने में सहायक हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन है। एथिलीन से फल पक तो जाता है, लेकिन फल जितना है उतना ही रह जाता है, फल में वृद्धि नहीं होती। फल में वृद्धि, फल पक जाएगा एथिलीन से। आपने देखा होगा कुछ लोग ले आते हैं कच्चे आम फिर अब पका देते हैं, कच्चे पपीते ले आते हैं, वो भी पक जाते हैं, तो उनमें एथिलीन डालते हैं। क्या डालते हैं, एथिलीन डालते हैं। और एथिलीन क्या है, हार्मोन है। और कैसा हार्मोन है, वृद्धि निरोधक हार्मोन है, और एक गैसीय अवस्था में होता है। वेरी वेरी मोस्ट IMP, किसमें, गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में छिड़क देते हैं और फल पक जाते हैं, लेकिन वृद्धि रुक जाती है। एब्सेसिक अम्ल वृद्धि रोक देता है। एब्सेसिक अम्ल भी क्या है, वृद्धि को पूरी तरीके से रोक देता है और किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है ना। एक होता है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन से भी क्या होता है, फ्लोरिजन से भी पौधे बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो इतना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बसंतीकरण क्या होता है, बसंतीकरण कुछ नहीं है। बसंतीकरण में हम पौधे का उपचार करते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि उपचारित बीज लाओ, उपचारित बीज लाओ। तो उपचारित बीज क्या होता है, उस बीज को लिया जाता है, उस बीज में कुछ नमी रहती है और लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको उपचारित किया जाता है ना। बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, है ना। ये सब काम हमारे द्वारा नहीं होता, ये प्रयोगशालाओं में होता है। बीज को लिया जाता है, बीज को उपचारित किया जाता है, उपचार किया जाता है एक फिक्स नमी और तापमान पर। फिक्स नमी और तापमान पर उसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है, मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है। और इस बीज को फिर आप कहीं भी लगा दें, इस बीज को आप कहीं भी लगा दें, ये बहुत अच्छी क्या करता है, वृद्धि करता है, बहुत अच्छा पौधा बनता है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बसंतीकरण, वर्नेलाइजेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, बसंतीकरण, वर्नेलाइजेशन। किसी भी बीज का उपचार करना विशेष नमी और तापमान पर बसंतीकरण कहलाता है। एक लास्ट बात, कि पौधा है, पौधे के ऊपर वृद्धि होती है किसमें, मेरिस्टेमेटिक सेल के द्वारा। मेरिस्टेमेटिक क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं शीर्ष विभोज्योतक। शीर्ष विभोज्योतक ऊतक, मतलब शीर्ष मतलब ऊपर, विभोज्य मतलब विभाजन, और ऊतक मतलब विभाजन वाले ऊतक, इसलिए इन्हें शीर्ष विभोज्योतक ऊतक कहते हैं। इन्हें मेरिस्टेमेटिक कोशिका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, टिश्यू, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। ये क्या करते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं, ऊपर की जो लंबाई होती है इसमें वृद्धि करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होते हैं लेटरल टिश्यू होते हैं। ये क्या करते हैं, बाजू की लंबाई में वृद्धि करते हैं, बाजू वाली लंबाई में वृद्धि करते हैं। लेटरल होते हैं जो क्या करते हैं, बाजू वाली में वृद्धि करते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, शीर्ष विभोज्योतक, इसको एपाइकल मेरिस्टीम कहा जाता है ना, एपाइकल मेरिस्टीम कहा जाता है। ये क्या है, एपाइकल मेरिस्टीम। ये शीर्ष की जो लंबाई है, पौधा अगर ऊपर सीधा लंबा जा रहा है, इसका कारण क्या है, एपाइकल मेरिस्टीम टिश्यू में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 2 4 6 8 बहुत सारे टिश्यू बन रहे हैं, ऊपर की लंबाई होगी। और लेटरल टिश्यू अगर बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, इंटरकैलेरी टिश्यू होते हैं। ये क्या करते हैं, बाजू की लंबाई बढ़ाते हैं। यहाँ की लंबाई बढ़ाएंगे, पेड़ कैसा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। इंटरकैलेरी में क्या होते हैं, मोटा होता है पेड़। और पर्व संधि और तने की लंबाई बढ़ती है ना। पर्व संधि और तने की लंबाई बढ़ती है। और एक लेटरल होता है जो ऊतकों के किनारों पर होता है, जिसमें कैम्बियम वगैरह की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो इतना डाटा सफिशिएंट है। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, एपाइकल मेरिस्टीम,
एपाइकल मेरिस्टेम, लेटरल टिश्यू और इंटरकैलरी टिश्यू। ठीक है, ये सीड्स की वृद्धि करता है, सीड्स मतलब ऊपर, ये बीज की वृद्धि करता है, बीज मतलब जो जहां जाइलम फ्लोएम है, और लेटरल मतलब ये बाजू की वृद्धि करता है ना। पौधे में 3 वृद्धि होती है, एक ऊपर ये, एक यहाँ बाजू में और एक यहाँ बीच में। ठीक है, तो बाजू की कौन करेगा? लेटरल। ऊपर की कौन करेगा? एपाइकल। और बीच की कौन करेगा? इंटर मतलब बीच में, है ना। कहते हैं इंटर हो गया भाई साहब, फिल्म का इंटर हो गया मतलब बीच हो गया। तो बीच वाली जो वृद्धि है जिसमें जाइलम फ्लोएम कैम्बियम ये सब हैं, तो इनकी वृद्धि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करते हैं। ठीक है, तो आई होप आज के इस लेक्चर में पौधे की सारी जितनी भी क्रियाविधि है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो और भी कुछ अगर रह गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा जो भी डाउट है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।